नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के बाड़मेर जिला में। विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है फूड सिक्योरिटी की, और इसकी समस्या का समाधान निकाला है ग्रोपिटल ने। और ग्रोपिटल एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहा है जिसमें खाली पड़ी जमीनों, बंजर जमीनों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज ली जा सकती है। संसाधनों का सदुपयोग और मैन पावर्स का सदुपयोग करके वो एक इतनी बड़ी लार्ज स्केल पर उत्पादन कर रहे हैं जहां पे फूड सिक्योरिटी की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो क्या ये मॉडल है और कैसे ये काम कर रहा है, इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रोपिटल के फाउंडर ऋतुराज। तो ऋतुराज जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण में। थैंक यू। तो ऋतुराज जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि जो ये आपने मॉडल तैयार किया है खाली ज़मीनों का या बंजर ज़मीनों का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज पैदा कर सके, ये कहाँ से आप इंस्पायर हुए हैं और कैसे ये मॉडल काम करने वाला है? मैं आज से 5 से 6 साल पहले मैंने हाइड्रोपोनिक्स से एक चीज़ की शुरुआत करी थी, एग्रीकल्चर की। वहाँ मुझे ये चीज़ का ज्ञान मिला था जी कि बिना ज़्यादा बड़ा एरिया यूज़ किए हुए आप हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा खेती कर सकते हो, जिसमें सॉइल का उपयोग नहीं होगा। 10 एकड़ की खेती 1 एकड़ में हो जाएगी। लेकिन मेरी ये लर्निंग रही, ऑल्दो मैंने नेशनल लेवल का अवार्ड जीता, स्ट्रॉबेरीज ग्रो करी जयपुर की गर्मी में, बट फिर भी मेरी ये लर्निंग ये रही कि क्या इतना पैसा लगा के, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लगा के क्या ये चीज़ करनी चाहिए थी? क्योंकि क्या एक आम फार्मर ये काम कर पाता? नहीं कर पाता। तो हमें समझ में आया कि इसको ओपन फील्ड में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हो और आपकी लर्निंग ये कहती है कि आप साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ करो, सही संसाधन यूज़ करो और सही तरीके से किसी क्रॉप को एनवायरनमेंट क्रिएट करके दो तो वो उगेगा। ये मेरी लर्निंग रही। फिर जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैं सोलर बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं हाइड्रोपोनिक्स के अंदर घुसा तो मेरे साथ लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों में पैसा लगाने के लिए मेरे साथ रेडी थे। हमें ये समझ में आया कि जिन लोगों के पास ये बड़ा पैसा है उनके पास बहुत सारी बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उन्होंने ज़मीनें खरीद के छोड़ी हुई हैं, उनका कुछ उपयोग नहीं हो रहा था। यहाँ हम बाड़मेर में तारा गाँव में यहाँ पे हैं, इस ज़मीन के ऊपर 90 साल से आज तक खेती नहीं हुई। तो ये भी हमारे पास अप्रोच किया कि आप हमारे साथ मिलकर खेती कर लीजिए। तो हमने इन ज़मीनों को सुधारा, इसके ऊपर खेती करी, उससे हमारी एक तो कॉस्ट डाउन हुई, हमने सही संसाधन, सही टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। हमने IoT सेंसर, सैटेलाइट इमेजरी का हम इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ पे क्रॉप में स्ट्रेस है, कहाँ नहीं है। ये छोटे छोटे इनपुट्स लेके हम अच्छी खेती कर पा रहे हैं। ठीक है, खेती हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बट आपको सही समय पे सही काम कर देना चाहिए, बस इतनी सी चीज़ है। मतलब ये कि सही तरीका, सही तकनीक और सही जगह, हाँ। ये मायने रखता है, और सही आपकी नज़रिया भी है ज़रूरी इसमें। ये भी समझना चाहेंगे कि राजस्थान में जैसे ये आलू उगाया गया, इस क्षेत्र में पहली बार है, यहाँ पे आलू की फसल नहीं होती है इस तरफ। तो इसके लिए आपने क्या कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि हाँ यहाँ पे आलू ही उगाया जा सकता है, या आपने कोई साइंटिफिक नज़रिए से सीड सॉइल टेस्ट कराया फिर उसके बाद डिसीजन लिया? हमने इस ज़मीन के ऊपर, बल्कि ये कहें कि हम किसी भी नई जगह पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, वाटर टेस्टिंग कराते हैं, फिर सॉइल के सैंपल्स लेने के बाद उसकी टेस्टिंग से हमें एक लिस्ट ऑफ क्रॉप्स बनाई जाती है क्या क्या उग सकता है। तो इस बाड़मेर ज़िले के अंदर हमें ये समझ में आया कि ज़मीन के नीचे उगने वाली जो फसलें हैं वो अच्छी हो सकती है। आलू, मूंगफली, प्याज, ये सब चीज़ें अच्छी होगी क्योंकि भुरभुरी मिट्टी थी जी, इनर्ट सॉइल्स थी, तो ज़्यादा ग्रो करने का स्कोप था। ये बहुत छोटी सी लर्निंग है, ये कोई भी पता कर सकता था। लेकिन जब आप साइंटिफिक तरीके से जाते हो, हम जैसे जब नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले लोग इसके अंदर जाते हैं तो हम इसको बिल्कुल पूरी तरह फॉलो करना चाहते हैं। राइट। हमने यहाँ के किसानों से पूछा कि आप यहाँ क्या करते हो, तो कुछ एक किसानों ने बोला कि मूंगफली तो वगैरह तो करते थे लेकिन आलू उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, बिकॉज वही कि पैसा ज़्यादा लगता है, ये सब चीज़ लगती है। तो फिर हमने इसके ऊपर ये चीज़ करी और शुरुआत। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि इस फसल को उगाने के लिए यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे वर्कर्स हैं या जो इन खेतों में काम कर रही हैं वो अधिकांश महिलाएं हैं, और महिलाओं को स्किल भी किया गया है। तो इस बारे में सिर्फ बताइए। जी, यहाँ पे बाड़मेर में आप सब जानते हैं कि कैन का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो बहुत सारी मेल लेबर जो है ना वो उसमें प्रोजेक्ट में काम करती हैं, तो उनके घर की महिलाओं को हमने यहाँ पे रोजगार दिया। हमने उनको सिखाया कि आलू की हम यहाँ पे खेती स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बीज का कैसे होगा, बीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे उसकी रुपाई की जाएगी, तैयार करने के बाद जब मशीनरी से उसकी रुपाई करी। आज की डेट में आप देखेंगे तो टनों में आलू ये महिलाएं हमारे साथ मिलकर यहाँ पे निकलवा पा रही हैं, इनके बिना ये संभव भी नहीं हो पाता लोकल सपोर्ट की वजह से। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब भी कहीं कोई नया प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ रोजगार के अवसर भी खुलते हैं और रोजगार के अवसर भी, विकल्प भी तलाशे जाते हैं। यहाँ पे ऋतुराज जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि ये जिस तरीके से आपने यहाँ पे काम करने का निर्णय लिया, तो क्या ऐसे कोई और भी प्रोजेक्ट हैं जो जहाँ पर आप खाली ज़मीनों पर या बंजर ज़मीनों पर काम करें? और एक सवाल मेरा और भी है कि जब आपको लगता है पता कि हाँ ये ज़मीन में कुछ नहीं हो सकता या यूटिलाइज नहीं, तो उसको कैसे आप उपजाऊ युक्त बना पाते हैं?
ये दूसरे जगहों पे भी हम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमने पपाया की प्लांटेशन करी बहुत बड़े लेवल पे, तो वहाँ पे भी लोकल लेवल पे रोजगार वगैरह डेवलप किया। जी। अब आते हैं हमें ये कैसे पता लग रहा है या क्या चीज़ हो रही है। ये मतलब खेती के अंदर हमें लगा कि अगर उपजाऊ नहीं है तो बहुत सिंपल सा सिस्टम होता है, इसकी उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं आप ऑर्गेनिक मेजर्स लेके। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप केमिकल्स का इस्तेमाल करें, केमिकल्स का इस्तेमाल करने से उसके अंदर रेजिड्यू रहता है सॉइल के अंदर। हम यहाँ पे गोबर खाद और इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक वाला तरीका, मतलब फर्टिगेशन हमारा जनरली ऑर्गेनिक ही रहता है, राइट। क्योंकि वो होना भी यही चाहिए था, जरूरी है। क्योंकि उससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है। बिल्कुल। आपको अगर थोड़ा बहुत केमिकल इस्तेमाल करना है तो आप पेस्ट मैनेजमेंट में कीजिए, क्योंकि पेस्ट मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक हो सकता है, टाइम लेगा, जी। आपको फसल भी बचानी है जब आप नई फसल कर रहे हैं। तो ये हमारा बहुत सिंपल सिस्टम। एक सॉइल ट्रीट का एक दूसरा साधारण सा तरीका है नेचुरल फार्मिंग। हाँ तो जी। क्या आप ऐसी प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं जिसमें नेचुरल फार्मिंग एक्सेप्ट किया जा रहा हो? हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट जनरली ऑर्गेनिक और नेचुरल रहते हैं, लेकिन बाई चांस किसी केस के अंदर अगर जैसे बहुत सिंपल साधारण सा उदाहरण, मैंने तरबूज लगाया और उसके अंदर कोई कीड़ा आया, मैं अगर ऑर्गेनिक और नेचुरल मेजर्स लूँगा तो उस कीड़े को हटने में 7 दिन का इफेक्ट लगेगा, टाइम लेगा। और मैं अगर कोई केमिकल मेजर लेता हूँ और मैं लिमिटेड क्वांटिटी में नाप तोल के देता हूँ तो वो 2 दिन में मेजर सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो हम उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे तरबूज में कोई रेजिड्यू नहीं आता। सिंपल एग्जांपल, आपके सर दर्द होता है, आप एक गोली लेते हैं, ताकि आप ये नहीं कह सकते कि 12 महीने की गोली आज ही मैं ले लेता हूँ जैसे 12 महीने सर दर्द नहीं होगा, ये नहीं करते हम। जब किसी फसल का उत्पादन होता है तो उसके बाद उसे मार्केट की ज़रूरत होती है, जी। तो आपका मार्केट का एरिया क्या है? हमारे मार्केट के 2 एरियाज़ रहते हैं। जैसे यहाँ पे आलू के लिए हमने मैकेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, और अगर कोई दूसरी फसल होती तो हम उसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं सबसे आसानी से कौन सी क्रॉप ग्रो की जा सकती है और आसानी से उस मार्केट में कैसे भेजी जा सकती है, वहाँ के लोकल मंडी नेटवर्क के थ्रू। तो जो आसान हो वो करना चाहिए, ये मैं फार्मर्स को भी यही सलाह देना चाहूँगा। जी। और ये भी मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी कि जब अभी जैसे आज लार्ज स्केल पर ये उत्पादन हुआ है तो ये डायरेक्ट कंपनी इसको लेकर चली जाएगी जो अच्छी क्वालिटी का, जो आपका बैड क्वालिटी का जो कंपनी उसको नहीं चूज़ करती है उसका आप क्या करेंगे? मैं इसको ऐसा कहूँगा, क्वालिटी के पैरामीटर 2 अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो क्वालिटी है जो रॉटन ही हो गया, लेकिन जो छोटी साइज़ का रह गया वो बैड क्वालिटी नहीं है, उसका मार्केट या तो लोकल मंडीज़ में तलाशा जाएगा या फिर उसको अगले साल के लिए बीज बनाने के लिए बचाया जाएगा। अच्छा, जब इतने लार्ज स्केल पर आप खेती कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियस है कि आपको बहुत लार्ज स्केल पर अमाउंट की भी ज़रूरत है। Correct. तो उसका क्या संसाधन है आपके पास? उसके लिए हमने एक बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। हमने हमारा खुद का एक फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स उसके ऊपर आके अपना एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक टैक्स फ्री फिक्स इनकम पा सकते हैं। मतलब आप ये उनको एक इन्वेस्टर्स एज ए इन्वेस्टर्स आप उनको इनवाइट करते हैं और उनको आप रिटर्न भी देते हैं। आप जैसे आपको मुनाफा होता है तो वो रिटर्न कितना आप उनको दे पाते हैं? रिटर्न हम अप्रॉक्सीमेटली 16% तक का भी दे देते हैं, जो कि टैक्स फ्री है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, तो ये अच्छी बात है कि आप टैक्स फ्री रिटर्न दे रहे हैं और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप रोज़गार दे रहे हैं लोगों को अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। ये थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि अब कितना आप टारगेट लेके चल रहे हैं इस तरह की बंजर खाली पड़ी ज़मीनों को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे अगले 10 सालों तक? कितना एरिया आप कवर करना चाहते हैं? हमारा टारगेट अगले 5 साल के अंदर 10 लाख एकड़ तक कवर करने का है और हम उस जगह पे धीरे धीरे पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि इस साल हमारे पास पाइपलाइन के अंदर 50,000 एकड़ के लगभग ज़मीन है। 2,000 एकड़ पे हम काम कर रहे हैं। अप्रैल तक हम 6,000 एकड़ तक पहुंच चुके होंगे। नंबर्स के फॉर्मेट में बात करें तो लास्ट ईयर हमारा टर्नओवर मात्र 3 करोड़ था, आज की डेट में देखा जाए तो बड़ा था, लेकिन इस साल हम 60 करोड़ क्लोज करेंगे और अगले साल हम 240 करोड़ के लगभग का क्लोजर लेंगे। तो इन इटसेल्फ तो यानी कि आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इन्वेस्टर्स आपके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप इतने बड़े एरिया पर और इतने एकड़ ज़मीन पर जाने वाले हैं। आपके पास ज़रूर मैपिंग भी होगी और ज़मीनों का डाटा भी होगा। अभी फ़िलहाल इंडिया में कितनी ऐसी ज़मीनें हैं जो खाली पड़ी हुई है? खाली या फिर नॉन ऑप्टिमल यूटिलाइज लैंड के बारे में बात करें तो टोटल ज़मीन का एरिया इंडिया के अंदर लगभग 44 करोड़ एकड़ का है, जिसमें से 4 करोड़ एकड़ का लगभग एरिया इस टाइप का है जिस टाइप का हम टारगेट करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़े लैंड पार्सल्स हैं जो कि अनऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं थे, बहुत बेसिक की क्रॉप होती थी या बंजर ही पड़े थे। जैसे हम बाड़मेर की बात करें 90 साल से, यहाँ पे हमारे पास हम इस तरीके की 800 एकड़ की खेती तो हम बाड़मेर में कर रहे हैं। आपका की क्या है कि आप इस ऐसी ज़मीनों को यूटिलाइज कर पा रहे हैं? आपका एक आसान सा की क्या है? अगर मैं आपको मंत्र समझना चाहूँ, वो मूल मंत्र आप मुझे हमारे किसान भाइयों को बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उन चीज़ों की तरफ भाग रही है जो कि अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स है। खेती में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। 2 मोटे पैरामीटर्स की बात करूं, वो होती है एक तो मार्केट प्राइस और दूसरी होती है वेदर। इन दोनों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम तो वो गीता वाले तरीके से चलते हैं कि आप कर्म करो, तो हम ऑपरेशन पे फोकस करते हैं, एग्रोनॉमी पे फोकस करते हैं
और ज़्यादा प्रोडक्शन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम आ जाए, जिससे कि जब हम बेचें तो कहीं ना कहीं मुनाफा ज़रूर बन के आए। एक मुझे आपसे ये भी समझना है कि आपकी कहीं क्रॉप खराब हो जाती है तो उसकी भरपाई आप कैसे करते हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। तो क्रॉप्स ख़राब होती है, बिल्कुल होती है। लास्ट क्वार्टर में, जैसे लास्ट से लास्ट क्वार्टर में आपने देखा होगा पिछले साल बारिश बहुत हुई थी, तो हमारी सोयाबीन की क्रॉप बिजोलिया में ख़राब हो गई भीलवाड़ा के अंदर। तो कोई बात नहीं, हमारे पास उस समय साउथ से टेंडर कोकोनट आ रहा था, हरा नारियल आ रहा था, उससे वो क्रॉप की भरपाई हो गई। तो हम इसी वजह से जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। जस्ट यू आर डूइंग द इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग और अच्छे शब्दों में बताएं जो रिटेल इन्वेस्टर समझ सकते हैं, उसको आप ऐसे बोल सकते हो, ये म्यूचुअल फंड है एग्री प्रोजेक्ट्स का। अलग अलग एग्री प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग जगहों पे। तो ऐसे समझ सकते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं, अलग अलग एरियाज़ में चल रहे हैं। अगर एक जगह से अगर आपको रिटर्न नहीं आया है तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो जाएगी। और यही फार्मर्स के लिए भी प्रभावित करने वाला मॉडल है, इंस्पिरेशन है इसकी किसानों के लिए, कि उनकी अगर ज़मीनें खाली पड़ी हैं और जिन्हें वो यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं तो वह उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं और अपने इसको एक बिज़नेस की तरह ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि अभी ऋतुराज जी भी बिज़नेस की तरह इस कॉन्ट्रैक्ट फार्म या इस फार्मिंग को आगे लेकर जा रहे हैं। कृषि जागरण की ये सीधी रिपोर्ट है बाड़मेर जिला से, गांव तारातरा से, और एक बहुत अच्छा मॉडल हमने आज आपको दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर प्रभावित होंगे। देखते रहिए कृषि जागरण।